जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भरवेली मॉइल की खदान के मलबे में दबने से एक मजदूर की हुई मौत। पीएम के पहले परिजनों और कर्मचारियों ने मचाया हंगामा। जिला कांग्रेस कमेटी ने बालाघाट और लालबर्रा में एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। विशाल बिसेन सहित अन्य 2 लोगों को झूठे प्रकरण में फंसाने का लगाया आरोप। मोचियों ने प्रदेश और केंद्र सरकारों पर लगाया आरोप। 1984 के बाद नहीं ली किसी ने सुध, नहीं बनी कोई योजना। पद्मेश न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पीजी कॉलेज में शुरू हुई प्रोफेसर अरविंद तिवारी के प्रकरण की जांच। रजेगांव बाग नदी में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से शुरू की जांच। शुक्रवार को जिले भर में मनाया गया संविधान दिवस। आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोंगाटोला में 23 नवंबर की शाम करीब 7 बजे दुर्गाजी बिसेन की 4 एकड़ व भावलाल बघेल की 6 एकड़ की फसल में अचानक आग लग गई, जिसमें दोनों किसानों की खेत में रखी 10 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने 26 नवंबर को थाना पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने एवं शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि 23 नवंबर की शाम करीब 7 बजे आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि आपके खेत में धान की खराई में आग लग गई है। मड़ाई भी थी उस दिन? हाँ, उस दिन मेला था हमारे गांव का। शाम को 5 बजे करीब हम खेत में गए थे। तो खेत में दौड़ा फेंके 5:30 बजे करीब घर आए। उसके बाद में घर में ही थे, शाम में मेला का कार्यक्रम चालू हो गया था। तो उसके बाद 7 बजे करीब यानी गांव में सब लोग बोलने लगे, बोले खराई जल गई, खराई जल गई। तो उस बीच में फिर जब हम गए खेत, तो आग लग गई थी खेत में। कितने एकड़ की फसल थी वहाँ पे? उसमें 4 एकड़ की थी। तो फिर आग बुझा पाए कि पूरी जल गई फसल? नहीं, जल गई वो पूरी जल गई। आग पूरी लग चुकी थी ऊपर, लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड वाहन कुछ नहीं पहुँचे थे वो, लेट पहुँचे जगह पर। उसमें पेट्रोल डाल करके अंगा लगाया गया है। पेट्रोल डाल के। किसी से कोई दुश्मनी है आप लोगों की? नहीं, अभी दुश्मनी तो नहीं है अभी। जैसा मेले के दिन की घटना है बोल रहे हैं आप, तो कोई मड़ाई तो अंदर गए होंगे घूमने में? जी नहीं, वहाँ तो अंदर जाने वाला कोई है ही नहीं है। खेती की रास्ता है, रास्ता खराब रास्ता है। जैसे आपकी 6 एकड़ फसल जली तो कितने नुकसान हुए आपको? अब उसमें 3 लाख के बाहर का नुकसान है। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? ये मांग करना चाहते हैं कि आप जो दोषी है उसको और मुआवजा पकड़ा जाए और हमें मुआवजा चाहिए। जैसे मानो कि अभी पूरी 6 एकड़ की फसल जल गई, तो कैसे आगे अपना जीवन यापन होगा? ये वही है, प्रशासन से मांग करेंगे हमें राहत राशि मिले। थाना प्रभारी अमित भावसागर ने बताया कि आगजनी की घटना खोंगाटोला में गत दिवस हुई है, जिसमें 2 किसानों की खेत की धान की खराई जलकर स्वाहा हो गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। वारासिनी रोड वैनगंगा नदी के पुल के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवक राजेश कटरे उम्र 35 वर्ष और टेकचंद कटरे उम्र 37 वर्ष दोनों दागोटोला गोंदिया निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 26 नवंबर को राजेश और टेकचंद दोनों एक ही मोटरसाइकिल में अपने गांव दागोटोला गोंदिया से एकोड़ी जा रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे बालाघाट से वारासिनी रोड पर निकल रहे थे, तभी वैनगंगा नदी के पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने राजेश और टेकचंद की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली मॉइल में कार्य कर रही एक निजी कंपनी द्वारा संचालित माइंस खदान के अंडरग्राउंड में मलबा धसकने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक मजदूर चेतराम लिल्हारे उम्र 32 वर्ष ग्राम अमीड़ा मसीनटोला निवासी है।
यह हादसा 26 नवंबर की सुबह 10 बजे उस समय हुआ जब यह मजदूर अपने अन्य साथियों के साथ अंडरग्राउंड 15 लेवल पर काम कर रहा था। जिला अस्पताल पुलिस ने इस मृतक मजदूर की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चेतराम लिल्हारे के परिवार में मां, पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटा भाई है। सभी लोग खेती किसानी करते हैं। बताया गया है कि चेतराम लिल्हारे करीब 10 साल से भरवेली माइंस में इस निजी कंपनी के द्वारा संचालित माइंस खदान में काम करता था। 26 नवंबर को चेतराम सुबह 8 से 4 की शिफ्ट में काम करने के लिए आया था और माइंस के अंडरग्राउंड में 15 लेवल पर अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। तभी काम करने के दौरान अचानक मलबा धसकने से चेतराम मलबा में दब गया। बताया गया कि उस समय चेतराम के साथ करीब आधा दर्जन मजदूर भी काम कर रहे थे, जिन्होंने मलबा हटाकर चेतराम को बाहर निकाले। उसमें चेतराम गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही माइंस के वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान जिला अस्पताल में मृतक के परिजन और माइंस के कर्मचारी उस समय भी आक्रोशित हो गए जब माइंस में हुई इस दुर्घटना के बाद माइंस के इस निजी कंपनी के कोई भी कर्मचारी जिला अस्पताल नहीं पहुंचे। उन्होंने मृतक चेतराम की लाश पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजन और माइंस के कर्मचारियों के आवेश को देखते हुए कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक चेतराम की लाश पोस्टमार्टम करवाने की समझाइश दी, किंतु मृतक के परिजन और माइंस के कर्मचारी कंपनी के कर्मचारियों के पहुंचने पर ही लाश का पोस्टमार्टम करवाने की बात पर अड़े रहे। इस दौरान लोधी समाज के अध्यक्ष उमेद लिल्हारे सहित लोधी समाज के अन्य पदाधिकारी और स्वजाति बंधु भी पहुंच चुके थे। माहौल और गर्माता तभी इस निजी कंपनी के चीफ मैनेजर आसिम शेख के पहुंचने पर और उनके द्वारा दी गई समझाइश से माहौल शांत हुआ और मृतक चेतराम लिल्हारे का पोस्टमार्टम किया गया। माइंस चीफ मैनेजर आसिम शेख ने बताया कि मजदूर की मौत होने पर मुआवजा की मांग की गई थी। कुछ पैसा अभी दिया गया है। ठेकेदार से बात करके प्रबंधन ने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अनुसार 1.5 लाख रुपए एडवांस दिया है। 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा। फास्ट एक्शन इंसेट के तहत ठेकेदार को बोलकर बाकी पैसा लेबर कोर्ट के जरिए निकालेंगे। हमें अब पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेबर कोर्ट की प्रक्रिया में जब ठेकेदार डीडी बनाकर पैसा जमा करता है तो लेबर कोर्ट मृतक के परिजनों को बुलाकर पैसा दे देती है। इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। सुधीर चौधरी ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि भरवेली माइंस में हमारे गांव का चेतराम लिल्हारे त्रिवेदी ठेकेदार की माइंस में काम करने जाता था। आज अंडरग्राउंड लेवल पर खुदाई के दौरान मलबा में फंसने से उसकी मौत हो गई। यह एक बड़ी दुखद घटना है। घटना ऐसी है कि भरवेली माइंस में हमारे ग्राम अमेड़े का एक व्यक्ति जो चैतराम लिल्हारे, पिताजी जयतराम लिल्हारे, ये त्रिवेदी जो ठेकेदार है जिसके माइन में डेली वेजेस पे काम करता था और रोज माइन जाता था। लेकिन आज पता चला कि अचानक कोई खुदाई हो रही थी जो माइन में, उसके मलबे में फंस गया है। अच्छा। और उसकी डेथ हो गई है और बड़ी दुखद घटना है क्योंकि 2 बच्चियां हैं इसकी छोटी छोटी और पूरे परिवार का पालनहार यही था और बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति था, मजदूरी करता था और नई उम्र का है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 30-35 साल की उम्र है इसकी। मृतक के चचेरे भाई संजय लिल्हारे ने बताया कि चेतराम उसका भाई है और वह माइंस के अंदर अंडरग्राउंड में काम करता था। आज अंडरग्राउंड में काम करने के दौरान पत्थर पर पैर फिसलने से उसका भाई चेतराम दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या करते थे? माइन में अंडरग्राउंड में काम करते थे। अच्छा, क्या आज क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, पत्थर फंसता है बोले। कहाँ पर? माइन के अंदर अंडरग्राउंड में। क्या हुआ था? पत्थर फंस गया। अच्छा, माइन के अंदर कहाँ काम कर रहे थे? माइन में अंदर? जी, अंडरग्राउंड त्रिवेदी कंपनी। अच्छा, फिर मौत वहीं हो गई थी कि यहाँ? वहीं हो गई थी जी। जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में सालीटेकी रोड पर स्थित ग्राम डोंगरिया में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बिरसा अस्पताल लाते समय रास्ते पर मौत हो गई। मृतक गजानन यादव उम्र 31 वर्ष पटेल टोला रेलवाही थाना बिरसा निवासी है। बिरसा पुलिस ने इस मामले में कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 नवंबर की रात्रि करीब 9:30 बजे गजानन यादव मोटरसाइकिल में अपने घर रेलवाही से मोटरसाइकिल से घूमने के लिए निकला था और वह दम्मो से सालीटेकरी की ओर जा रहा था। तभी ग्राम डोंगरिया और सालीटेकरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने गजानन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कार की जबरदस्त ठोकर से गजानन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु बिरसा के अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, किंतु गजानन की रास्ते में ही मौत हो गई।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट द्वारा विकासखंड स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला, दौड़, गायन, कुर्सी दौड़, निबंध और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब आधा सैकड़ा दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। खेलकूद आयोजन को लेकर दिव्यांग बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दिया। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि सभी बच्चे बालाघाट विकासखंड के शासकीय अशासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ते हैं। बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती है, इसलिए बच्चों में सामर्थ्य प्रदर्शन के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें करीब 10 बच्चे चयनित किए जाएंगे जो आगामी 3 दिसंबर को होने वाले जिला स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बगड़मारा में मोटरसाइकिल खड़ी बैलगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल युवक मोनू गुरबेले उम्र 20 वर्ष ग्राम बेनेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 26 नवंबर को करीब 11 बजे मोनू गुरबेले और राकेश परसमोड़े दोनों मोटरसाइकिल में वेनेगांव से बगड़मारा जा रहे थे। तभी बगड़मारा के पास मोटरसाइकिल खड़ी बैलगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोनू और राकेश दोनों घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से मोनू गुरबेले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम राजेगांव से 3 दिन से लापता युवक का बाघ नदी से शव बरामद किया गया है। मृतक युवक देवेंद्र गोड़ुंदे उम्र 27 वर्ष, किन परिस्थितियों से मौत हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। देवेंद्र ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 नवंबर शाम 5 बजे देवेंद्र घर से निकला था, जो कि घर वापस नहीं लौटा। परिवार के लोग समझे कि देवेंद्र वाहन चलाने कहीं चला गया होगा। 25 नवंबर को करीब 12 बजे रजेगांव समीप बाघ नदी में एक युवक की लाश देखी गई, जिसकी पहचान देवेंद्र गोड़ुंदे के नाम से की गई, जिसकी मौत बाघ नदी में डूबने से हुई या फिर हत्या कर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी मोची लोगों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। पहले काफी जगह में मोची की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन शासन की बेरुखी के कारण इसकी दुकानें भी कम हो गई है। यह भी है कि नई युवा पीढ़ी इस कार्य को करने में रुचि नहीं दिखा रही है, जिसका कारण सरकार की नीति सही नहीं होना सामने आ रहा है। आपको बताएं कि अन्य प्रदेशों में मोची कार्य करने वाले लोगों को पक्की दुकान या फिर गुमटी बनाकर दी जाती है। यही नहीं, उनके काम में उपयोग आने वाले औजार सामग्री एवं शासन की ओर से अनुदान राशि भी मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कई वर्षों से उनके व्यवसाय की ओर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि यह लोग जहाँ छोटी सी दुकान बनाकर कार्य करते हैं, वहाँ से भी अतिक्रमण के नाम पर इन्हें हटा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जूते चप्पल सिलने और बेचने का कार्य करने वाले लोगों को इस बात का भी मलाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी समाज के लोगों की महापंचायत भोपाल में बुलाई गई, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण किया गया, लेकिन इनके समाज के लोगों की महापंचायत नहीं बुलाई गई। समाज के लोगों का कहना है कि राजीव गांधी के समय सन 1984 में गुमटी और अनुदान भी मिला था। साथ ही हर चौक चौराहे में जगह भी स्थायी दी जाती थी, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं है। भोपाल के टीटी नगर चौक में मोचियों की 50 पक्के दुकानें शटर वाली बनाकर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी हर चौक चौराहों में मोचियों की दुकानें शेड वाली देखने को मिलती है। कई साल पहले 3-3 हजार रुपयों का अनुदान भी दिया गया था, लेकिन उनकी ओर सरकार द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये राजीव गांधी के समय में मेरे अंदाज से 1984 के बाद से आज तक कोई हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है। उस समय गुमटी मिली थी, औजार भी मिला था, सामान और अनुदान भी मिला था और जगह भी स्थायी दी जाती थी वैसे हर चौक चौराहे में, लेकिन आजकल तो ये कुछ व्यवस्था ही नहीं दी जा रही है हमको। अब अन्य प्रदेशों का तो मालूम, लेकिन भोपाल टीटी नगर के अंदर 50 दुकानें मोचियों को पक्की शटर वाली बना के दी गई है चौक में, टीटी नगर में। लेकिन और अन्य महाराष्ट्र में भी आप देखो, नागपुर के अंदर तो हर चौक चौराहे पे आपको मोचियों की दुकान मिलेगी, बनाकर बराबर सेट दिया गया है उनको। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी बालाघाट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो जैसे शिवराज सिंह चौहान जी मानी कहा जाए तो ये
ये महापंचायत आने समाजों के लगाया गया है, इनको लगाए ये लोग और उनको लाभ भी दिया गया, लेकिन हम हमारे समाज का महापंचायत उन्होंने नहीं लगाया और ना हमारे वो उत्थान के लिए कोई उन्होंने कार्य नहीं किया आज तक। नहीं नहीं, हमारे समाज पर ध्यान नहीं दिया गया उनका। जो फुटपाथ पे जो बैठ के अपना जीवन यापन करते हैं मजदूर भाई, मोची समाज, इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया उनका। नहीं, अब वही सुविधा होना चाहिए, हमको बैठने की स्थायी जगह चाहिए और शटर वाली दुकान बढ़िया चौक चौराहे पे लगा के देना चाहिए। और पहले औजार वगैरह दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था, वो नहीं मिल रहा है ना आजकल। ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, हाँ, जनपद से तो हमें औजार दिया गया था उस समय, जनपद पंचायत से हमारे बाबूजी के समय में मिलती थी। यानी कि हमारे बाबूजी थे ना, उस समय उनको गुमटी उमटी मिली थी 1984। बाबूजी बताते थे हमारे 1984 के बाद से गुमटी मिलना बंद हो गई है। अब वो गुमटी और सामान तो नहीं मिल रहे, बहुत वर्ष बीत गए, कई समय से हमको गुमटी नहीं मिली, कोई सामान नहीं है। और बस ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 10,000 रुपये जो मिले, बस वही मिले। बस व्यवसाय में कुछ व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, तो कई व्यवसाय बंद हो रहे हैं। हाँ, अभी कुछ नहीं, बड़ा व्यवसाय 10,000 रुपये से ऊपर मिलता ही नहीं। कम से कम जैसे 5 लाख 10 लाख रुपए मिले तो बड़ा व्यवसाय डाले। मुख्यमंत्री ने निकाला पर योजना का लाभ हम तक नहीं पहुंचा, कोई योजना की जानकारी देने आज तक नहीं आया। और हम गए भी तो वो योजना में बस वो 10,000 वाला लोन की बात करते, बाकी कुछ बात नहीं करते। नहीं नहीं, नहीं हुआ कोई सर्वे। पंजीयन हुआ, पंजीयन हम खुद जाके करवाए हैं, नहीं आ रही अभी। बस सरकार की योजना जो है वो सिर्फ ऑफिस तक के सीमित है, हम तक के पहुंची नहीं। लोग जुड़ेंगे ना, लाभ पहुंचेगा तो लोग जुड़ेंगे। पहले मिली थी, बाकी अतिक्रमण में ठेला हट गया है। पहले मिली थी, अतिक्रमण में ठेला हट गया, फिर उसके बाद में मिली नहीं। ये करीब करीब 20-25 साल पहले मिली। नहीं नहीं, ठेला है ही नहीं है, ठेला तो चलेगा, खराब हो गया, बहुत बहुत पहले खराब हो गया। उस समय बस यही मिलता था, ठेले ही। नहीं नहीं, ये तो सब हमको खरीदना पड़ता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था, सिर्फ ठेला भर मिलता था बस। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठेला भर मिलता था, औजार फाटे नहीं मिलते थे। शासन से सब मिलना चाहिए और क्या, जैसा भी है वैसा चला रहे हैं, पाल लगा के चला रहे हैं। अभी तो नहीं मिल रहा, ये ठेला भर दिए थे, शासन से ही मिला था। ये इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के। हाँ, क्या मिलता था और ये बनाने वगैरह सुधारने का सब सामान देके पूरे मिलते थे, पैसे भी मिलते थे पहले। हाँ, राशि अभी नहीं मिल रही, बहुत साल हो गए जी जब से नहीं मिल रही। अब पता नहीं सर, अब शासन से अभी आई नहीं ना, अब ये योजना अब ये भी टूट फूट हो गया तो ये भी नहीं दे रहे हैं अभी। हैं, अब हमको तो आवश्यकता है अब दूसरा नया गुमटी के। हाँ, देना चाहिए। हाँ, अनुदान भी देना। हाँ, अब वो चेक कर रही है ना, अब यही तो है ना, अब ध्यान नहीं दे रही है, नहीं तो अब देना था। अब देखो टूट गया, बहुत ये हो गया, पुराना हो गया, अभी अब नया देना चाहिए वैसे। हाँ, मिल रहा है ना, बाहर मिल रहा है, अभी यूपी में, इधर बाहर भी मिल रहा है, दिल्ली उल्ली में सब बना रहे हैं ना, और ठेला भी दे रहे हैं हाथ ठेलिया वाले को, और अभी गुमटी बना के दे रहे हैं चौक चौक में। निवर्तमान पार्षद और कांग्रेसी नेता शफकत खान बताते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा उनके लिए योजना बनाकर उसको जमीनी स्तर पर हकीकत में तब्दील किया गया था, लेकिन यह वर्तमान सरकार बातें तो करती है पर जमीनी स्तर का कार्य नहीं दिख रहा है। शासन जो राज करता है प्रदेश स्तर पर, वो लोगों के लिए अपनी योजनाएं बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, उनने योजना तैयार करी, जमीनी स्तर पे उसको हकीकत पे तब्दील किया। वर्तमान में सरकार है, सरकार बातें तो कर रही है कि हमने ये योजना एक निचले
स्तर पे, जमीनी स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और ये लोगों को अगर लाभ पहुंचा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को लाभ मिल क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब ये है कि इनके पास योजना सिर्फ बनाने की है, अमल में लाने की नहीं है। हाँ, 95-94 में इनको दिया गया था और उस वक्त शासन की योजनाओं की तरफ इनको लाभ दिया गया था। देखिए, हितग्राही जो है अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार अगर उसको लाभ नहीं पहुंचा रही है तो ये उनकी विफलता है, उपेक्षा है। समाज के अंतिम छोर में बसे मोची समाज की इस परेशानी और आपबीती दिखाने का उद्देश्य बस यही है कि सरकार की नज़र इन पर पड़े और इनकी जीवन नैया भी बाकी वर्ग की तरह सरकार की योजनाओं रूपी पटरी पर आ जाए। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र सिंह उइके के साथ महेंद्र रामटेके की रिपोर्ट। पद्मेश न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। जांच खबर का संज्ञान लेते हुए पीजी कॉलेज प्रबंधन ने गुम हुई खेल सामग्रियों की सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके तहत क्रीड़ा विभाग में रखी तमाम तरह की खेल सामग्री निकालकर उसकी गणना की जा रही है, जहां अपलेखन कमेटी की प्रमुख उपस्थिति में अच्छे और खराब सामान छांटकर अलग अलग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपलेखन कमेटी की निगरानी में खराब हुई खेल सामग्री को जलाकर नष्ट किया जाएगा। वहीं स्टॉक रजिस्टर में जितनी खेल सामग्रियां कम पाई जाएगी उसका मूल्य तत्कालीन क्रीड़ा विभाग प्रभारी प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी से वसूला जाएगा। आपको बताएं कि तत्कालीन क्रीड़ा विभाग प्रभारी प्रोफेसर अरविंद तिवारी पर पिछले दिनों अमानत में खयानत का आरोप लगा था, जहां वर्तमान क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी ने 4,31,662 रुपये की खेल सामग्री मिसिंग होने का आरोप लगाते हुए या तो मिसिंग हुई खेल सामग्रियों को वापस करने या फिर मिसिंग खेल सामग्रियों की कीमत विभाग में जमा करने को कहा था। वहीं क्रीड़ा विभाग के अलावा अन्य 2 विभागों ने भी प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी पर ड्यूज होने की बात कहते हुए उन्हें भी एनओसी जारी नहीं किया था। पीजी कॉलेज प्राचार्य गोविंद सिरसाठे ने बताया कि यह मामला 11 वर्ष पुराना है, जिसका निराकरण किया जा रहा है। शनिवार तक मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। वारासिवनी नगर के सिविल क्लब मैदान के पास नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम के सामने नजुल की भूमि पर वर्षों से निर्मित कच्ची दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर में एसडीएम संदीप सिंह की उपस्थिति में राजस्व विभाग के द्वारा की गई, जिसमें प्रशासन के बुलडोजर ने उक्त दुकानों को धराशायी कर दिया। आपको बताएं कि सिविल क्लब मैदान के पास उक्त दुकान कई वर्षों से संचालित की जा रही थी, जो जर्जर स्थिति में हो गई थी, जहां पर 4 दुकानें थी, परंतु 2 दुकानें अच्छी थी और 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां पर टीन सेट लगाकर दुकान संचालित की जा रही थी। स्टेडियम का निर्माण होने के पूर्व से ही उक्त दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, परंतु स्टेडियम बनकर तैयार हो गया उसके बाद भी उक्त दुकानों को खाली नहीं किया गया था, जिस पर 1 माह पहले एसडीएम द्वारा पुनः दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु इस पर दुकान संचालकों के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान न देकर दुकानें खाली नहीं की जा रही थी, जिसमें गुरुवार को शाम करीब 5 बजे एसडीएम संदीप सिंह के निर्देश पर विभाग पुलिस बल नगर पालिका अमले द्वारा जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।